विद्यार्थियों जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूर्ति वक्र के बारे में। एक फर्म का पूर्ति वक्र कैसे निर्धारित होगा? आपको मालूम है फर्म के द्वारा पूर्ति की जाती है तथा मांग किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता के द्वारा। तो कोई फर्म अपने लाभ अधिकतमीकरण के लिए कितने निर्गत का उत्पादन करेगी या कितने निर्गत की पूर्ति करेगी, ये कैसे निर्धारित होता है? वस्तु की सीमांत लागत तथा उसकी औसत परिवर्ती लागत के द्वारा। अब चूंकि अल्पकाल आपको मालूम है ना, अल्पकाल समझते हैं? अल्पकाल यानी इतना समय जिसमें कोई फर्म अपनी केवल परिवर्ती आगतों की मात्रा में वृद्धि करके और निर्गत में वृद्धि करती है। समझ में आया? तो अल्पकाल में स्थिर लागतें महत्वपूर्ण नहीं है। स्थिर लागतों तो आप उत्पादन करो या ना करो, स्थिर लागतें आपको वहन करनी पड़ेंगी। तो अल्पकाल में उत्पादन के लिए कौन प्रेरित करती है? परिवर्ती लागतें। तो परिवर्ती लागतें पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसको देखने के लिए यहाँ पर हमने ये कुछ वक्र बनाए हैं। पहला वाला जो वक्र है जिसमें हमने y अक्ष पर कीमत तथा लागत को लिया है तथा x अक्ष पर क्या लिया है? निर्गत की मात्रा। पूर्ति वक्र की जब हम बात करते हैं तो हम इसको अल्पकाल और दीर्घकाल दो अलग अलग संदर्भों में देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं अल्पकालीन पूर्ति वक्र। अल्पकाल में चूंकि जो औसत परिवर्ती लागतें हैं तथा सीमांत लागत है वही निर्गत की मात्रा को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये जो वक्र है इसमें आप देख रहे हो कि ये वाला जो वक्र है ये अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है। सीमांत लागत आप जानते हैं कि प्रत्येक अगली इकाई यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो लागत आती है वो सीमांत लागत कहलाती है। तो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में जब निर्गत की मात्रा थोड़ी है, यहाँ पर देखो आप ये शून्य के करीब हो ना, शून्य के करीब हो मतलब निर्गत की मात्रा थोड़ी है। ऐसी स्थिति में जो सीमांत लागत होती है वस्तु की कीमत से अधिक होती है। तो यहाँ पर P1 क्या है? ये बाजार कीमत। P1 क्या है? बाजार कीमत। अभी P1 कीमत पर हम पूर्ति वक्र की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि P2 स्थिति में पूर्ति वक्र क्या होगा। तो पहले वाली स्थिति में आप देखो जब निर्गत की मात्रा थोड़ी है तब अल्पकालीन सीमांत लागत ऊंची है यानी कीमत की तुलना में अधिक। जैसे जैसे फर्म उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करेगी तो क्या होगा? ये सीमांत लागत कम होती जाएगी। अब आप देखो कि जैसे जैसे वक्र नीचे आ रहा है ये भाग चौड़ा हो रहा है, ये भाग चौड़ा हो रहा है ना, चौड़ा हो रहा है इसका मतलब ये है कि निर्गत की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे निर्गत की मात्रा बढ़ती जाती है यह वक्र नीचे की ओर आता है, अर्थात क्या हो रहा है? सीमांत लागतें आपकी नीचे आ रही हैं यानी सीमांत लागतें कम हो रही हैं। इस बिंदु पर आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, इसको मान लें हम A। बिंदु A पर आपकी जो सीमांत लागत है बाजार कीमत के बराबर हो जाती है, यानी इससे पहले आप नुकसान में, अब इसके बाद आपके फायदे शुरू हो गए। इसके बाद आप उत्पादन बढ़ाते हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो सीमांत लागत है वो कीमत रेखा से नीचे आ जाएगी। ये क्या है? कीमत रेखा से नीचे आ गई, यानी आपके फर्म के लाभ प्रारंभ हो रहे हैं। अच्छा, चूंकि ये जो कीमत रेखा है, कीमत रेखा को पैरेलल क्यों दिखाया गया है? कीमत रेखा यहाँ पर x अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब यह है चूंकि हम किस फर्म की बात कर रहे हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की बात कर रहे हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में हम अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात कर रहे हैं। ये आपको याद रखना चाहिए इस पूरे पाठ में, है ना? पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में क्या होगा? कीमतें एक समान होंगी, कीमतें एक जैसी होंगी, मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है चाहे निर्गत की मात्रा कुछ भी हो। ठीक, क्योंकि बाजार में बहुत सारी फर्में हैं और आप उत्पादन नहीं भी कर रहे हो तो बाकी फर्में उत्पादन कर रही हैं। ठीक है ना? यानी आपके उत्पादन करने या ना करने से कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में इतनी ज्यादा फर्में होती हैं कि एक उत्पादक चाह करके भी बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता, ना कीमत को प्रभावित कर सकता। तो जो प्रचलित कीमत होती है उसी प्रचलित कीमत पर फर्म को उत्पादन करना होता है। ठीक, इसलिए ये जो कीमत रेखा है कैसी है? x अक्ष के समानांतर है।
यहाँ पर आप देख रहे थे कि सीमांत लागत नीचे आ रही है, एक बिंदु पर आने के बाद यहाँ से फिर सीमांत लागतें धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होती है। निर्गत की मात्रा में बढ़ने के साथ साथ सीमांत लागत बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते वह पुनः एक स्थिति में आती है जिसको हम स्थिति बी कहेंगे, जहां पर कि वह कीमत रेखा को क्रॉस करती है। मतलब इस बिंदु पर, बी बिंदु पर कीमत और सीमांत लागत पुनः बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो एक चीज कौन सी निर्धारित कर रही है? सीमांत लागत वक्र, किसको? पूर्ति वक्र को। अब दूसरी बात अपन करते हैं औसत परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत किसी फर्म के पूर्ति वक्र को कैसे प्रभावित करती है, अभी हमने बात किया। चूंकि अल्पकाल में, दीर्घ काल में तो आप स्थिर साधनों की मात्रा में भी परिवर्तन कर पाओगे और परिवर्ती साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर पाओगे, लेकिन अल्पकाल में केवल फर्म क्या करती है? परिवर्ती साधनों की मात्रा में वृद्धि करके और निर्गत में वृद्धि करती है। ठीक है, तो उत्पादन के लिए या निर्गत की मात्रा के लिए या फर्म की पूर्ति के लिए क्या उत्तरदायी होगी? औसत परिवर्ती लागत। अब औसत परिवर्ती लागत को अगर आप देखिए, औसत परिवर्ती लागत भी उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में कीमत से ऊंचा है, यानी औसत परिवर्ती लागत भी शुरू में अधिक है। जैसे जैसे निर्गत की मात्रा बढ़ती है यह भी वक्र नीचे आ रहे हैं, और एक बिंदु पर आप देखिए कि यह सीमांत लागत वक्र और औसत परिवर्ती लागत दोनों बराबर हो जाते हैं। इस बिंदु पर आप देखें कि सीमांत लागत और परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत, ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। लेकिन इस स्थिति में कीमत रेखा ऊपर है और दोनों ही वक्र नीचे, यानी निर्गत की इस स्थिति में आपके लाभ पर्याप्त मात्रा में, फर्म लाभ कमा रही है क्योंकि कीमतें ऊंची हैं, लागतें कम हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में तो कोई फर्म अपना उत्पादन रोकेगी नहीं क्योंकि यहाँ फायदा हो रहा है, तो वो क्या करेंगी? और निर्गत की मात्रा बढ़ाएंगी। तो निर्गत और बढ़ाएंगी, मतलब ये जो आपका वक्र है इस तरफ जा रहा है। जैसे जैसे दाईं तरफ वक्र जा रहा है इसका मतलब यह है कि निर्गत की मात्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे जैसे दाईं तरफ जा रहा है ऊपर की ओर भी जाने लगता है, यानी एक बिंदु के बाद, इस बिंदु के बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। क्या? औसत परिवर्ती लागत, यानी एक बिंदु के बाद आपकी औसत परिवर्ती लागतें भी बढ़ने लगती हैं। ठीक, और ये क्यों बढ़ती होंगी? क्योंकि साधनों का जो कुशलतम संयोग है किसी फर्म में वस्तु का उत्पादन करने के लिए, उनके कुशलतम संयोग में कुछ साधनों पर दबाव बढ़ता है। कैसे दबाव बढ़ता है? जैसे कि भाई एक कंपनी है ना, उस कंपनी में आप पहले एक शिफ्ट में काम करते थे, 10 वर्कर आते थे, 8 घंटे काम करते थे, शाम को छुट्टी हो जाती। उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने दूसरी शिफ्ट चालू की है, मतलब मशीन आपकी अब 16 घंटे चलने लगी 2 शिफ्ट में। ठीक, तो आपकी मशीनरी पर दबाव बढ़ा कि नहीं? आपके संसाधनों पर दबाव बढ़ा। और अगर इससे आगे भी आप उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हो, आप 3 शिफ्ट में काम करते हो, तो 3 शिफ्ट में काम करने के लिए आपकी मशीन पूरे 24 घंटे चलेगी, तो आपकी मशीनरी पर या आपके जो और उत्पादन के साधन है उन पर दबाव बढ़ेगा। जो ट्रांसपोर्ट वाले, जो कच्चे माल का परिवहन कर रहे हैं, उनको भी चैन नहीं, बोले बिल्कुल कच्चा माल खत्म हो जाएगा तो सब लगातार आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपके जितने भी साधन हैं, आपके सब कच्चा माल की सप्लाई करने वाले, तैयार माल को ले जाने वाले, मतलब इधर से गाड़ी खाली हो रही, दूसरी गाड़ी में तैयार माल जा रहा है, सही है ना, तो आपके सभी साधनों पर दबाव बढ़ेगा। तो साधनों पर दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है? आपकी औसत परिवर्ती लागत बढ़ने लगती है। इसको आप ऐसे ही समझ लो कि बाकी दिन अगर कोई ठेकेदार वर्कर को 200 रुपये प्रतिदिन का भुगतान करता है, लेकिन लेंटर के दिन वो 400 रुपये का भुगतान करता है, लेंटर के दिन 400 रुपये का भुगतान किया उसने दैनिक मजदूरी, तो उसकी औसत परिवर्ती लागत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इसी तरह निर्गत की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? औसत परिवर्ती लागत बढ़ती है। ठीक, और बढ़ते बढ़ते एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर कि वह कीमत रेखा को क्रॉस करे। ये आप कीमत रेखा को देखो क्रॉस करे, तो कोई भी फर्म इस बिंदु के बाद निर्गत का उत्पादन करेगी क्या? इस बिंदु के बाद अगर वो निर्गत का उत्पादन करती है तो वो नुकसान में जाएगी। ठीक, लेकिन अब फर्म जो है अपने निर्गत को किस लेवल पर रखेगी जिससे कि उसका लाभ अधिकतमीकरण हो या उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देखना कि वस्तु की जो सीमांत लागत है या फर्म की जो सीमांत लागत वक्र है, जहां पर कीमत के बराबर हो जाती है, पुनः 2 स्थिति में बराबर हो रही है, स्थिति ए और स्थिति बी। स्थिति ए में तो फर्म ने कोई कमाई की नहीं, लाभ उसको हुआ नहीं, उत्पादन बढ़ाएगी और वो किस लेवल पर पहुंचेगी? इस लेवल पर। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद आप देखो कि यहाँ पर सीमांत लागत पुनः कीमत के बराबर हो जाती है।
इस स्थिति में फर्म का जो निर्गत स्तर है वो कितना है Q1, मतलब फर्म जो है वो Q1 निर्गत का उत्पादन करती है। तो ये लाभ अधिकतमीकरण का बिंदु होगा, यानी इस बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि औसत परिवर्ती लागत तो यहाँ पर इस कीमत के बराबर हो रही है, लेकिन आप देखो कि औसत परिवर्ती लागत भले ही यहाँ पर कीमत रेखा को क्रॉस कर रही है, लेकिन वस्तु के उत्पादन में या वस्तु की पूर्ति में फर्म को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो करती है सीमांत लागत। तो जहां सीमांत लागत जब कीमत से अधिक हो जाएगी तो फर्म क्या करती है, वहां पर उत्पादन रोक देती है, यानी उतनी ही मात्रा में वह उत्पादन करेगी। तो अब फर्म का पूर्ति वक्र कौन सा होगा, हम बात अल्पकालीन पूर्ति वक्र की कर रहे हैं। ये तो हमने लागतों के बारे में देखा कि सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब इसमें दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कीमत मान लो P2 लेवल पर हो, कीमत कहाँ हो, P2 लेवल, इस लेवल पर कीमत अगर है तो आप देखो कि अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत, ये तीनों ही लागत वक्र इस रेखा के ऊपर हैं, देख रहे हो ना, यानी कीमत से अधिक है लागतें। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P2 कीमत से ये सभी लागतें कैसी हैं, अधिक हैं, यानी निर्गत के किसी भी स्तर पर जो P2 कीमत प्रचलित है, P2 कीमत लागतों की तुलना में कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई फर्म उत्पादन जारी रखेगी? ये वैसी ही बात हो गई जैसे कि चाइना से आने वाला माल सस्ता है, चाइना से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो सस्ता है। उसके सस्ता होने के कारण हमारे देश में जो घरेलू उद्योग है वो बहुत सारे बंद हो गए। बंद क्यों हो गए? क्योंकि वहां पर स्थिति यही रही कि कीमत जो है P2 बाजार कीमत बहुत कम है, उसकी तुलना में सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत सभी अधिक है। तो फर्में क्या करती हैं, उत्पादन बंद कर देती हैं। चाइना से इतना ज्यादा सामान आता है, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान बल्कि बहुत छोटी छोटी चीजें तक, ऑटो पार्ट्स तक चाइना से आ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि अच्छा वो जो आ रहा है बोले वो बहुत कम कीमत में बिक रहा है, और हम जो बना रहे हैं उसकी जो लागतें हैं वो अधिक है। तो हमारे द्वारा बनाया गया माल कौन लेगा? स्वाभाविक है कि बाजार में अगर कोई चीज़ 10 रुपये में बिक रही है और हम बना रहे हैं वो 20 रुपये की पड़ रही है हमको, तो फिर हमारा माल बिकेगा क्या? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते हैं। तो अगर P2 कीमत प्रचलित होगी जहां पर की सारी लागतें आपकी अधिक हैं, तो अल्पकाल में कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगी, अर्थात निर्गत कितना होगा, शून्य होगा। अब दोनों ही स्थिति के आधार पर हम यहाँ पूर्ति वक्र कैसा होगा इसको देखें। ये जो हमने यहाँ पर जो वक्र बनाए हैं ये यही पूर्ति वक्र हैं। ये वाला सीमांत लागत वक्र है, दूसरा वाला जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, और तीसरा वाला औसत परिवर्ती लागत वक्र है। अब आप देखिए कीमत मान लीजिए यहाँ ये P है, कीमत P पर ये जो औसत परिवर्ती लागत वक्र है कीमत P के बराबर है, और आपकी जो सीमांत लागत है ये सीमांत लागत जो है इस कीमत से कम है, ठीक है ना, कीमत की तुलना में सीमांत लागत कम। तो इस कीमत के पहले जहां पर की औसत परिवर्ती लागत और सीमांत लागत बराबर हो जाते हैं, इस कीमत के पहले कोई भी फर्म अगर मान लीजिए कीमत P से कीमत और नीचे होगी, बात समझ में आ रही है, इस कीमत के नीचे किसी भी कीमत पर कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगी। यानी एक फर्म का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है कीमत P के नीचे क्या होगा, शून्य निर्गत का उत्पादन करेगा, यानी उत्पादन नहीं करेगा। तो उत्पादन कब करेगा? उत्पादन कब करेगा? जब कीमत P या उससे अधिक हो, P के लेवल में हो या उससे अधिक हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सीमांत लागत है तथा औसत परिवर्ती लागत है ये इस कीमत के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है फर्म उत्पादन प्रारंभ करती है। और ये जो मोटी लाइन हमने दिखाया है, ये जो मोटी लाइन है ये क्या है, ये मोटी लाइन जो है ना, ये मोटी लाइन ही पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र आपने पहले देखा है ना, पूर्ति वक्र कैसा होता है, इस प्रकार का होता है ना पूर्ति वक्र, ऐस। अब ऐसा क्यों होता है, पूर्ति वक्र ऐसा क्यों होता है? ये है मात्रा और ये है कीमत।
जब हमने पूर्ति के बारे में पढ़ा था तब आपको ध्यान होगा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए पूर्ति वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ये पढ़ा है ना। तो पूर्ति वक्र कीमत में वृद्धि के साथ साथ वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा है बाजार में बढ़ती चली जाती है। अरे कोई चीज जब महंगी होती है ना, कोई चीज जब महंगी होती है तो उत्पादक के फायदे बढ़ते हैं, उत्पादक का लाभ बढ़ता है, विक्रेता के लाभ बढ़ते हैं। अभी तेल के रेट बढ़े तो सारे जो उत्पादक हैं, सारे जो विक्रेता हैं, उनका लाभ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत सारा माल खरीद चुके होते हैं और पहले से जो खरीदा गया माल होता है वो उनका कम रेट का माल होता है, और कम रेट का माल होता है तो उनके फायदे ज़्यादा रहते हैं, और फायदे ज़्यादा रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना चाहते हैं, यानी बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ा देते हैं। तो कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इसलिए जो पूर्ति वक्र होता है वो इस प्रकार का होता है, ये पूर्ति वक्र है। तो यहाँ पर जो पूर्ति वक्र आप देख रहे हो, ये कहाँ से उत्पादन प्रारंभ करेगी फर्म, जहाँ पर की औसत परिवर्ती लागत और सीमांत लागत के बराबर कीमत हो, यहाँ से फर्म उत्पादन प्रारंभ करेगी, और ये पूर्ति वक्र है। और कीमत पी के नीचे पूर्ति वक्र कैसा होगा, वाई अक्ष के संपाती होगा, वाई अक्ष के संपाती, अर्थात निर्गत की मात्रा शून्य। यहाँ पर आप देखो निर्गत की मात्रा शून्य है कि नहीं, समझ में आ गया? विद्यार्थियों, आइए अब बात करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है। यहाँ ध्यान दें, अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। आपको मालूम है कि दीर्घकाल में जो परिवर्ती लागतें होती हैं तथा स्थिर लागतें होती हैं, दोनों में ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब एक फर्म जब अपना उत्पादन बढ़ाती है तो दीर्घकाल में वह स्थिर साधनों की मात्रा में भी वृद्धि कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखें कि केवल दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत की ही बात कही गई। दोनों को ही आप देखें कि कीमत P1, इसमें भी दो स्थितियां हम लेते हैं। हम पहले बात करेंगे कि कीमत का स्तर P1 है, ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र है वो कैसा होगा। कीमत P1 वाली स्थिति में आप देखो कि ये जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है, कीमत P पहले ही अधिक है और आपकी सीमांत लागत उसके नीचे से ही शुरू हो रही है। मतलब यहाँ उत्पादन की प्रारंभिक स्थिति में भी आप फायदे में हो, ठीक है, उत्पादन की प्रारंभिक स्थिति में भी आप लाभ में हो। और जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हो तो आपकी जो सीमांत लागत है कम होती जाती है, ठीक है। और लेकिन कीमत का स्तर क्या है, P1। अब यहाँ पर आप देखना, इस बिंदु पर आने के बाद में आपकी सीमांत लागतें धीरे धीरे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर कि ये कीमत के बराबर हो जाता है। और जो औसत दीर्घकालीन लागत है, ये दीर्घकालीन औसत लागत शुरू में अधिक है कीमत से, निर्गत की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ ये कम होती है और एक बिंदु ऐसा है जहां पर ये कीमत के बराबर है, क्या, दीर्घकालीन औसत लागत। तो दीर्घकालीन औसत लागत इस बिंदु के बाद फिर और कम होती है निर्गत की मात्रा में वृद्धि के साथ, यानी उत्पादन बढ़ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये जो भाग है ना, ये चौड़ा भाग है, ये जो वक्र है दाईं तरफ जा रहा है, वक्र दाईं तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि निर्गत की मात्रा में वृद्धि हो रही है। हमने दाईं तरफ क्या लिखा है, निर्गत, एक्स अक्ष पर क्या लिया हमने, निर्गत। तो वक्र दाईं तरफ जा रहा है, इसका मतलब निर्गत की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो दीर्घकालीन औसत लागत है, एक बिंदु पर आने के बाद यह सीमांत लागत को क्रॉस करती है, अर्थात सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत दोनों बराबर हो जाते हैं। और इस बिंदु के बाद दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फिर एक बिंदु आता है जहां पर कि यह कीमत के बराबर हो जाती है। तो इस बिंदु के बाद कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगी और लाभ अधिकतमीकरण के लिए, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो अपना उत्पादन को कहाँ स्थिर कर देगी, जहां पर की जो सीमांत लागत कीमत के बराबर हो रही है। सीमांत लागत जहां पर कीमत के बराबर हो रही है, फर्म अपना उत्पादन यहाँ रोक देती मतलब बंद नहीं करती, उत्पादन के इस स्तर को बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि उत्पादन के इस स्तर पर फर्म का लाभ कैसा है, अधिकतम है, ठीक है। तो ये वाला जो स्तर है, निर्गत का स्तर Q1, ये क्या है, लाभ अधिकतमीकरण का निर्गत स्तर है, यानी वह निर्गत स्तर जिस पर कि लाभ अधिकतम होता है। समझ में आया? अब हम बात करें कीमत का स्तर अगर P2 हो, अर्थात कीमत
दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत से कम हो। अभी हमने कौन सी बात की है, जहां पर कीमत दीर्घकालीन औसत लागत तथा सीमांत लागत के या तो बराबर है या अधिक। अब हम बात कर रहे हैं कि कीमत कैसी है, दीर्घकालीन औसत लागत या सीमांत लागत से कम है। अब बताओ ऐसी स्थिति में कोई फर्म उत्पादन करेगी क्या, जहां कीमत P2 है तथा लागतें अधिक है, लागतें ऊपर है इस कीमत रेखा के, तो ऐसी स्थिति में कोई फर्म उत्पादन करेगी नहीं करेगी, निर्गत का स्तर क्या होगा, शून्य होगा। तो दीर्घकाल में जो पूर्ति वक्र है वो कैसा होगा, यहाँ पर पूर्ति वक्र दिखाया गया है। कीमत P के नीचे, कीमत P के नीचे किसी भी कीमत पर फर्म का उत्पादन शून्य होगा, फर्म उत्पादन नहीं करेगी, फर्म उत्पादन नहीं करेगी। अर्थात जो पूर्ति वक्र है कैसा है, y अक्ष के संपाती है। ये पूर्ति वक्र का ही भाग, अगर कीमत P से नीचे है तो, और कीमत P जहां पर औसत दीर्घकालीन लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत जहां पर ये कीमत के बराबर हो जाते हैं, इस बिंदु के बाद आप देखें कि फर्म क्या करती है, उत्पादन प्रारंभ करती है। तो ये जो मोटी रेखा है, ये जो मोटी रेखा है, ये क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र है। मतलब फर्म उत्पादन कहाँ से प्रारंभ करेगी, जहां पर कि वस्तु की जो कीमत P है दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कहलाएगा। क्या कहेंगे हम इसे, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है ये हमको बताता है कि अगर कीमत का स्तर, क्या बताता है कि अगर कीमत का स्तर दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत से कम हो तो कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगी। फर्म उत्पादन कब करेगी, जब दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत कीमत के बराबर हो या उससे कम। ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन करके और अपने लाभ को अधिकतम करती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र अल्पकालीन सीमांत लागत का ही एक भाग होता है। इसी तरह दीर्घकालीन पूर्ति वक्र भी दीर्घकालीन सीमांत लागत का ही एक भाग होता है। आशा है आज के इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।